स्क्रीन पर है, अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में क्या लेना चाहिए, कौन सा विटामिन लेना चाहिए, डी, के, सी या विटामिन ए। मैं कहूंगा विटामिन ए जो होता है ये आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, आंसर आपका डी होगा। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, मैं कहूंगा टमाटर की अगर हम बात करते हैं तो टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में एक ये बात बताइए कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है। तो जो मानव नेत्र के साथियों कौन से भाग पर, मैं कहूंगा रेटिना पर चित्र बनता है। रेटिना आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच की दूरी, मान लीजिए साथियों आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं और मान लीजिए साथियों ये आपकी आंखें हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम दूरी आपसे पूछी जा रही है, 25 सेंटीमीटर की साथियों दूरी होना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी है तो ये किताब बिल्कुल क्लियर दिखती है, लेकिन दूरी बढ़ाओगे तो फिर साथियों क्लियर नहीं दिखेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रही है रोडोस्पिन जिसे दृष्टि नील लोहित भी कहा जाता है, हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है साथियों, हमारे आंख में पाया जाता है। तो आंख आपके सवाल का जवाब है, यानी कि रोडोस्पिन की अगर बात करें जिसे दृष्टि नील लोहित भी कहा जाता है, हमारे शरीर के आंख में पाया जाता है। आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंख की पुतली का आहार जो है ये आइरिस के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है, फटाफट आप लोग बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, क्या फियोफाइसी को कहते हैं, नहीं क्लोरोफाइसी को कहते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, क्लोरोफाइसी को ही साथियों हरित शैवाल भी कहा जाता है, आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, कह रहे धातु की सरण किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है, नहीं साथियों ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। जो धातु की सरण होती है ना साथियों, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। अगला सवाल देखिए, एटम बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो एटम बम का आविष्कार की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट जे ओपनहीमर इनका नाम है और इन्होंने ही साथियों एटम बम का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तो मानव के रक्त का, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का, नींबू के रस का, संतरी के रस का। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है वो सबसे अधिक होता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम की बात चल रही है, कॉपर की, मरकरी की, सिल्वर की। तो सोडियम की बात चल रही है, यानी कि सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम तो नहीं पाई जाती, क्रोमियम जस्ता भी नहीं पाई जाती है, लेकिन सोने की अगर बात करें तो ये धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। बात आपको ध्यान रखना है, आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, इनमें से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। तो कैल्शियम विद्यमान है किसमें, चीनी मिट्टी में, कोरंडम में या जिप्सम में। मैं कहूंगा साथियों जिप्सम की अगर हम बात करते हैं तो इस पदार्थ में कैल्शियम होता है। कैल्शियम किसमें होता है, जिप्सम में। माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है। इस दिन को किस रूप में जाना जाता है, तो इस दिन को न्यू मून डे कहते हैं, यानी कि इसको अमावस्या दिवस कहा जाता है। तो अमावस्या दिवस अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग निम्न आधार पर प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों करंट के आधार पर, यानी कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग जो है ये करंट के आधार पर ही प्रदान की जाती है। क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, क्या नहीं करता है। मैं कहूंगा साथियों विद्युत पंखा क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है, मैं कहूंगा करता है। मोटर भी करता है, घंटी भी करते हैं, लेकिन विद्युत बल्ब नहीं करता है, नहीं करता है। तो यही आपका जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस इनमें से साथियों कौन सी है। तो विभवांतर का मापन किसके द्वारा किया जाता है साथियों, वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। वोल्ट मीटर आपके सवाल का जवाब होगा, आंसर आपका सी होगा। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य साथियों प्रभावित हो जाती है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे आगे की गति को क्या कहा जाता है। तो उसको पता साथियों कंपन कहा जाता है, यानी कि अगर कोई वस्तु आगे पीछे या पीछे आगे हो रही है तो इसी को तो ही साथियों कंपन कहा जाएगा, राइट आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए प्रगामी अनुदैर्घ्य, प्रगामी अनुप्रस्थ, अप्रगामी अनुदैर्घ्य, अप्रगामी अनुप्रस्थ। मैं कहूंगा अप्रगामी और अनुप्रस्थ ये एक सितार में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। कह रहे कि स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहा जाता है। तो इसको ही साथियों पिच कहा जाता है, यानी कि इसको ही स्वर कहा जाता है। तो सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। ध्वनि के उत्पादन और ध्वनि के संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पता साथियों मैं आपको इस सवाल को करवा चुका हूं और आपके एग्जाम में भी एक सवाल कई बार पूछा जा चुका है, उसको एकाउस्टिक्स कहा जाता है। क्या ध्वनि के उत्पादन और ध्वनि के संचरण के अध्ययन को एकाउस्टिक्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है, मुझे बताइए। क्या बॉयल के नियम को, क्या ऊर्जा संरक्षण के नियम को, चार्ल्स के नियम को, द्रव्य संरक्षण के नियम को। मैं कहूंगा ऊर्जा संरक्षण के नियम को साथियों ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहा जाता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यानी कि हाल ही में विरासत और मसाला आधारित
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथों, स्पाइस रूट पहल वाला। तो स्पाइस रूट पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? केरल के द्वारा शुरू की गई है। यानी कि विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की थी। अगला देखिए, रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है? तो आपका जवाब साथों यहाँ पर जो होगा वो अमेरिका के साथ जाएगा। यानी कि रूस ने अमेरिका देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। अगला सवाल देखिए, भारत और किस देश के बीच इंदिरा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? बताइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों, रूस आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत और रूस देश के बीच इंदिरा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है अभी हाल फिलहाल में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च कर दिया? तो 10XU को पता साथियों सचिन तेंदुलकर साहब ने लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना है, सवाल आपसे आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है? तो 1 करोड़ का विशेष बजट पता किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर सी होगा। कह रहे भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया है। कितने भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया है? 2, 4 या 3? मैं कहूंगा साथियों 3। और कौन कौन से हैं? एक तो दीनदयाल पोर्ट है जो कि गुजरात में है, वीओ चिदंबरनार पोर्ट है जो कि तमिलनाडु में है, और पारादीप पोर्ट है जो कि ओडिशा में है। यानी कि इन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। कौन क्रिकेट के तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन चुके हैं? तो जिक्र चल रहा है साथियों जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह आपके इस सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? मैं कहूंगा दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो नियुक्त किया गया है वो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र और किस देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? बताइए। तो आपका जवाब जो जाएगा साथियों वो स्पेन के साथ जाएगा। यानी कि महाराष्ट्र और स्पेन देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ये सवाल भी बढ़िया है। कह रहे कि किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? तो माई बिजनेस क्यूआर पता किसने लॉन्च किया है? आपसे पूछा जा रहा है साथियों। HDFC बैंक अगर बात करते हैं तो HDFC बैंक आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, HDFC बैंक ने ही माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है। आंसर आपका डी होगा। किस देश की विदेश मंत्री अनीता आनंद ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई थी? अभी हाल फिलहाल की बात है साथियों, ये कनाडा देश की विदेश मंत्री थी। कनाडा देश की विदेश मंत्री हैं, अनीता आनंद इनका नाम है, और ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हैं। अगला सवाल देखिए, किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो आपका जवाब जो होगा साथियों वो चीन हो जाएगा। यानी कि चीन देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों कोलकाता की, तो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार किसके द्वारा संभाला गया है? तो आपको याद रखना है साथियों, इनका नाम क्या है? शिरीष चंद्र मुर्मू इनका नाम है, और ये RBI के डिप्टी गवर्नर का पदभार इनके द्वारा संभाला गया है। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेशी मेले का आयोजन किया है? तो स्वदेशी मेले का आयोजन कौन सी राज्य सरकार कर रही है? मैं कहूंगा साथियों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की अगर बात करें तो स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ही स्वदेशी मेले का आयोजन कर रही है। उसके बाद देखिए, जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कोई और नहीं, अमेरिका की बात चल रही है साथियों। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका देश जो है ना ये शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है? मैं कहूंगा साथियों पंजाब राज्य के राज्यपाल ने ही सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है। किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो आपका जवाब साथियों जो होना चाहिए वो फिजी देश के साथ जाना चाहिए। यानी कि फिजी देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? तो पता साथियों मिसेज यूनिवर्स का ताज किसने जीता है ये बात आपसे पूछी जा रही है। इनका नाम है शेरी सिंह, और शेरी सिंह ने ही साथियों मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है। उसके बाद देखिए साथियों, रीजनिंग के आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन साथियों मैं लाया हूँ सभी के सभी PYQ पर आधारित है। यानी कि आपकी किसी ना किसी परीक्षा में ग्रुप डी की किसी ना किसी शिफ्ट में साथियों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो इन सारे सवालों को अटेम्प्ट करिए और चेक कीजिए कि आपका स्कोर साथियों इसमें से कितना रहता है। चलिए, तो पहला सवाल रीजनिंग का है, कह रहे शीतकालीन का संबंध कोहरे से है। तो उसी प्रकार इनमें से वही सेम टू सेम संबंध साथियों किससे होगा ये मुझे बताइए। देखिए, जब शीतकाल होता है ना तो कहीं ना कहीं कोहरे की स्थिति बनी रहती है। तो मौसम जब होता है ठंडा बना रहता है, नहीं जरूरी नहीं है ना, मौसम गर्मी का भी होता है, बाढ़
पहाड़ होता है रेगिस्तान नहीं। ग्रीष्मकाल आर्द्रता, आर्द्रता मतलब होता है नमी, जब ग्रीष्मकाल है तो आर्द्रता साथियों बनी रहती है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि जो संबंध यहाँ पर है वही संबंध ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ साथियों यहाँ पर साथियों भाग है, गुणा का अर्थ क्या है, गुणाकार सातों प्लस है, और यहाँ पर भाग की अगर बात करें भाग का मतलब सातों गुणा है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है 256 माइनस 4 भाग 2 गुणा 128 बराबर यहाँ पर क्या आएगा। चलिए तो इसको साथियों कैलकुलेट कर लीजिए, 256 4 और 2 और 128 यहाँ पर आ चुका है। देखिए साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर माइनस है तो माइनस का मतलब क्या है, भाग है तो यहाँ पर भाग आ जाएगा, भाग है तो भाग का मतलब क्या है, गुणा है तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा, ये गुणा है, गुणा का मतलब क्या है साथियों, गुणा का मतलब प्लस है तो प्लस आ जाएगा। चलिए तो 4 से इसको कट करिए, 4 5 20, 4 6 24, 4 चौक 16 गुणा 2 और प्लस 128 आ जाएगा। बराबर आपको बताने क्या है, 64 दुना 128 होता है प्लस आपका 128, यानी कि 128 128 कितना हो जाएगा, तो आपका 128 128 तो ये आपका कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, यानी कि 256 जो है वो ऑप्शन नंबर डी वाले में है, और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि सोनम बड़ी है रेनू से और कोमल छोटी है रेनू से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेनू की यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपसे साफ साफ कहा जा रहा है कि सोनम बड़ी है रेनू से, तो सोनम बड़ी है तो सोनम बड़ी हो गई, ये लीजिए है ना, सोनम जो है वो बड़ी है रेनू से, और उसके बाद कहने कि कोमल छोटी है रेनू से, कोमल जो है ना वो कोमल जो है साथियों वो छोटी है रेनू से, यानी कि प्रिया बड़ी है सोनम से, प्रिया बड़ी है, प्रिया जो है साथियों ये बड़ी है किससे, सोनम से। इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे छोटा है, सबसे छोटी है साथियों कोमल, उससे बड़ी रेनू है, उनसे बड़ी सोनम है, फिर सबसे बड़ी साथियों प्रिया है, और यहाँ पर भी यही पूछा जा रहा है सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी प्रिया है, आंसर आपका डी हो जाता है। चलिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कह रहे हैं यदि साथियों यहाँ पर अगर बात करें रेड को 19 लिखा जाता है तो वेड को क्या लिखा जाएगा। ऐसा तो नहीं साथियों प्लेस वैल्यू को प्लस किया गया, जैसे कि आर 18 पर होता है, ई 5 पर होता है, डी 4 पर होता है, इनको प्लस करेंगे तो 19 तो किसी हालत में नहीं आ सकता साथियों, 19 आपका जो है वो किसी हालत में नहीं आ सकता है, क्योंकि इनको जोड़ने पर तो 18 5 कितना आ गया, ये आपका 23 आ गया, 23 और 4 कितना हो गया साथियों, ये आपका कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर बात करें 27 हो गया, लेकिन 27 की जगह पर यहाँ पर क्या आया है 19, कितना कम हुआ है साथियों, ये 8 घटाया गया तब 19 आया है। अच्छा इसको जोड़िए, W होता है 23 पर, E होता है 5 पर, D होता है 4 पर, अगर हम इनको जोड़े 5 4 9 तो ये आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अगर जैसे कि इसमें 8 घटाएगा, अगर 32 में से भी 8 घटाओगे देखिए क्या आता है 24 आता है, अगर क्या 24 इसकी जगह पर आएगा, अगर ऑप्शन में 24 है तो हमारा यही कॉन्सेप्ट लगेगा, और मैं देख पा रहा हूँ साथियों ऑप्शन नंबर बी वाले में 24 है, यानी कि यही हमारा और आपका इस सवाल का बिल्कुल सही हो जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, और माइनस का अर्थ साथियों प्लस है, गुणे का अर्थ यहाँ पर भाग है, ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेट करना है 21 भाग 8 प्लस 2 माइनस 12 गुणा 3, इसको कैलकुलेट करके साथियों मुझे बताइए। देखिए 21 आपका हो गया ये है ना, 21 हो गया, ये 8 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका साथियों 3 हो गया। चलिए अगर यहाँ पर बात करते हैं साथियों, देखिए भाग का मतलब क्या है, भाग का अर्थ यहाँ पर, भाग का अर्थ साथियों माइनस है तो भाग का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया। उसके बाद क्या है प्लस है, प्लस का अर्थ यहाँ पर गुणा हो गया, और माइनस है, माइनस का अर्थ साथियों यहाँ पर प्लस है, और गुणा है, गुणा का अर्थ यहाँ पर क्या है, गुणा का अर्थ क्या है साथियों, गुणा का अर्थ है भाग। ठीक है भैया, तो भाग यहाँ पर आ गया, भाग सबसे पहले सॉल्व होता है, सबसे पहले साथियों भाग, उसके बाद गुणा, फिर प्लस माइनस में से कुछ भी सॉल्व कर लो, तो 3 एकम 3 3 चौक 12, तो 4 इसकी जगह पर आ जाएगा, 8 दुना 16 16 आ गया, माइनस 21 आ गया, तो 21 में से अगर आप 16 घटाते हो तो कितना जाएगा साथियों 5 जाएगा, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करके साथियों 9 आएगा, और 9 आपके सवाल का जवाब है। अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से सबसे अलग आपको बताना है, बताइए सबसे असंगत कौन सा है। देखिए कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो जो ऑप्शन होते हैं ना उनको आप सबसे पहले प्लस करिए, प्लस करने पर ही सबसे पहले लॉजिक बन सकता है, अगर नहीं बनता फिर कुछ और हम लोग करते हैं, फिर दो जैसे 31 96 का डिफरेंस निकालते हैं, 22 48 का डिफरेंस निकालते हैं। फिर अभी अगर हम इस सवाल की बात करते हैं तो 3 1 4 और 9 13 13 और 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है, 8 4 12 12 13 14 15 16 ये आपका 16 हो जाएगा, 6 12 हो जाएगा पूरा पूरा यहाँ पर, तो 8 5 13 हो जाएगा, 13 14 15 16 ये 16 हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात करें, देखिए ये तीनों नंबर जो है ना ये सम संख्याएं हैं, लेकिन इसकी अगर बात करते हैं तो ये साथियों विषम संख्या है, तो मैं कहूँगा सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वाला सबसे अलग है, और यही आपके सवाल का जवाब है। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि PMDAFHR और B एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। आर जो है ना ये ए के दाएं से चौथे स्थान पर। देखिए सबसे पहले एक वृत्ताकार मेज हमने बना ली, कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर एक 8 8 लोग साथ तो ये हो गए, ठीक है भैया।
उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपसे कहा जा रहा है कि ए के दाएं से चौथे स्थान पर आर है, तो आप देखिए उसके बाद कह रहे जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो ए को आप कहीं पर भी बना सकते हो, है ना, ए को आप कहीं पर बैठा सकते हो, तो ए को मान लीजिए यहाँ पर बैठा दिया, यानी ए के दाएं से चौथे स्थान पर आर है, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर आर है, ये आर हो गया। उसके बाद करेंगे जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो का मतलब होता है साथियों दूसरे वाले के लिए, यानी कि ए जो है ना, ए यानी कि ये पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो मेरे हिसाब से पी यहाँ पर आ जाए, क्योंकि पी का दायां 1 2 3 ठीक है। यानी कि एच के बाएं से दूसरे स्थान पर एम है, अभी एच और एम की पोजीशन हमें नहीं पता है। उसके बाद कहेंगे जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर, पी की पोजीशन पता है ये है, तो जो का मतलब दूसरे वाले के लिए होता है पहला वाला एम, दूसरा वाला एच, यानी कि एच जो है ना ये पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो पी के बाएं दूसरा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका एच आ जाएगा, यानी कि एच के बाएं से दूसरे स्थान पर एम है, तो एच के बाएं से दूसरे स्थान पर एम है, यानी कि एम आपका यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि बी के दाएं से तीसरे स्थान पर डी है, तो बी और डी पता है कुछ कहीं नहीं मेरा, बी के दाएं से तीसरे स्थान पर। अब देखिए अगर हम बी को यहाँ पर बनाते हैं तभी तो साथों बी के दाएं से तीसरा स्थान हमें 1 2 3 ये मिल सकता है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम बी को यहाँ पर बनाते तब तो फिर डी यहाँ पर आना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी साथों एम है। चलिए तो ये भी हो गया। अब बचा कौन सा, तो बचा आपका एफ, तो एफ आपका यहाँ पर आ जाएगा। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा बी के निकटतम पड़ोसियों को दर्शाता है। बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है। बी का निकटतम पड़ोसी कौन है, एक तो ए है और एक एफ है, तो ए और एफ आपका जवाब होगा, यानी कि ए और एफ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। कह रहे कि आम का संबंध फल से है, तो आलू का संबंध किससे होगा। देखिए आम एक फल है, आलू किस में आता है, तो आलू सब्जियों में आता है, तो सब्जी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने परीक्षा की डेट जरूर आप लोग बता दीजिए कि कौन सी डेट में आपकी परीक्षा है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सभी कथन आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं और निष्कर्ष आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। सभी गुलाब फल हैं, तो सभी गुलाब मान लेते हैं, ये गुलाब आपके हो गए। सभी गुलाब फल हैं, तो सभी गुलाब फल हो गए। यानी कि सभी फल जो है ना, ये सभी फल क्या है साथियों, सभी फल यहाँ पर पेड़ हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष की अगर बात करें तो कहने के सभी पेड़ गुलाब हैं, सभी पेड़ गुलाब नहीं है, सभी गुलाब पेड़ हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये होता सभी गुलाब पेड़ हैं तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर है सभी पेड़ गुलाब हैं, जो कि गलत है। कुछ फल गुलाब हैं, कुछ फल गुलाब है, बिल्कुल इतने फल गुलाब हैं, ये बिल्कुल सही है। यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 1675 में बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ, ये जो है ना, ये 1025 में बेचने पर हुई हानि के समान है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए एक ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है इस कॉन्सेप्ट पर आधारित, आपको कुछ 2 वैल्यू दे दी जाती है, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, और आपसे कहा जाता है कि कोई वस्तु है उसको अगर 1675 में बेचते हैं तो जो लाभ होता है ना, लाभ, वो लाभ किसके बराबर है, वो लाभ बराबर है जब उस वस्तु को 1025 रुपए में बेचते हैं तो जो उस पर हानि होती है उसके बराबर है, उसके समान है। तो लागत मूल्य बताइए, इसमें कुछ नहीं आपको करना होता है। सबसे पहली चीज आपको मान लेना है कि जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य आप कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे साथियों, है ना, वो क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। देखिए अब यहाँ पर लाभ की बात की गई कि अगर 1675 में, देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्रय विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य तो 1675 है कहा गया है, बेचने पर 1675 में, तो 1675 यानी कि विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटाएंगे साथियों एक्स, तो क्या मिलेगा। अरे भाई विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटाते तो हमें लाभ मिलता है, समझ गए ना साथियों, लाभ ही तो मिलता है, तो ये क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं साथियों लाभ हो गया। और ये लाभ बराबर है किसके, ये अगर उसको 1025 में बेचते हैं तो उस पर जो हानि होती है उसके बराबर है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं अब क्रय मूल्य में से साथियों क्या आप घटा दोगे, 1025 आप घटा दोगे, है ना, क्रय मूल्य में से 1025 घटा दोगे, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य अगर घटाते हो तो हमें क्या होता है, तो साथियों हानि होती है। तो यहाँ पर यही चीज तो समझाई गई है कि अगर इतने में बेचते हैं तो जो लाभ है इतने में बेचने पर हानि के बराबर है। तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी। अब ये लाभ हो गया और ये हानि होगी, यहाँ से आप एक्स निकालेंगे और वो एक्स साथियों आपका वही होगा, लागत मूल्य कह लो या क्रय मूल्य कह लो, बात एक ही है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए बराबर के उधर ये x है, इधर है तो माइनस का इधर आएगा तो ये साथियों प्लस का हो जाएगा। अब देखिए बराबर के इधर 1675 है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1025 हो जाएगा, तो ये तो 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, ये आपका 0 यहाँ पर आ जाएगा, 7 हो जाएगा और 2 यानी कि 2700 ये कुल मिला के हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 2700 बटे 2, 2 से कट होगा साथियों कितना, 2 एकम 2 और यहाँ पर 1350 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लागत मूल्य क्रय मूल्य कितना निकलता है, 1350 निकलता है और यही आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है, 9:11, यानी कि अगर लड़कियां 9x हैं
तो लड़के कितने होंगे, लड़के 11x होंगे। कह रहे कक्षा में लड़कियां अगर 45 हैं तो लड़के कितने हैं। भाई साहब लड़कियों को यहाँ पर कितना बताया गया, 45 बताया गया है। तो 9x से 45x कैसे हुआ है, तो अगर 9 में आप 5 की गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा, 9 पंजे 45। तो अगर लड़कों की वैल्यू निकालना है तो गुणा 5 से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ भी गुणा 5 से 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो कुल मिला के लड़के कितने निकल कर आते हैं, 55 निकल कर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है तो सर तो 45 और 55 आप लोग बता देते कुल मिला के। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे सातों यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, आपसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति कार से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको 5 घंटे का समय लगता है, यानी कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगता है। उसे अपनी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ानी चाहिए ताकि उसी समान दूरी को यानी कि इसी दूरी को तय करने में उसे 4 घंटे का समय लगे। अगर सवाल आप समझ गए हैं अच्छे तरीके से तो मेरा मानना है कि ये सॉल्यूशन इसका भी पूरे अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन सवाल को साथ सबसे पहले आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दूरी दे रखी है और यहाँ पर आपको समय दे रखा है, तो मैं कह सकता हूँ 300 अगर दूरी है और समय सातों कितना है, समय 5 घंटे है, तो ये तो चाल हो जाए, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल कितनी निकल कर आई है, चाल निकल कर आई है 5 छंग 30 है ना, और 0 यानी कि चाल निकल कर आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो चाल आ गई, ठीक है। कहने के यदि वो अपनी गति को कितनी बढ़ा, तो अभी उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी बढ़ा दे के कितनी बढ़ानी चाहिए कि उसी दूरी को यानी कि उसी दूरी को तो बोले 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 4 घंटे लगे। तो इसको देख लीजिए साथियों, यहाँ पर चाल कितनी निकल कर आती है, तो 4 सते 28 4 पंजे 20 यानी कि 75 हो जाए। चाल कितनी हो जाए साथियों, 75 हो जाए। तो अब देखिए कह रहे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, इस चाल को कितने किलोमीटर बढ़ा दे कि 300 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय हो जाए। तो मैं कहूँगा 60 की जगह 75 कर दो, यानी कि सीधी सीधी यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दो, तो 60 से 75 हुआ है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी नहीं बल्कि सी हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर सी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहा जा रहा है देखिए, और इस सवाल को देखिए, पहले 15 प्राकृत सम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए अगर प्राकृत संख्याओं का सम आपसे पूछा जाए, है ना, प्राकृत संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए, तो इस औसत का एक सूत्र होता है n+1/2। n क्या मानते हैं साथियों, n हम लोग मानते हैं पहले प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं में 15 जो है वो n होगा, तो 15 + 1/2 यानी कि 16/2, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मैं कहूँगा पहले या प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, 8 होगा। 8 आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इसके समांतर पथ पर खड़ी 150 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। देखिए अगर कभी भी 100 मीटर लंबी ट्रेन यहाँ पर बात की गई है, उसी के समांतर पथ पर खड़ी 150 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन है, तो दूरी पता क्या होगा साथियों, दूरी दोनों की ट्रेनों का योगफल ही दूरी हो जाएगी। तो 100 + 150 ये दूरी हो जाएगी। तो दूरी यहाँ पर सबसे पहले निकल कर आ गई, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो 250 मीटर की आपकी ये क्या हो गई साथियों, दूरी हो गई। एक बात यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई। अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है। चाल की अगर बात करते हैं, चाल कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर देखिए साथियों, आपको समय सेकंड में बताना है, दूरी आपकी मीटर में निकली है यहाँ पर, तो ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या कर रही है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से साथियों इसकी गुणा करना पड़ेगी। ठीक है भैया, हमने कर दी। तो ये आपकी क्या निकल कर आ गई साथियों, चाल निकल कर आ गई। अब देखिए आपसे समय पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है साथियों दूरी बटा चाल। क्या दूरी बटा चाल होती है ना, बिल्कुल ठीक बात है। अब समय ही हमें निकालना है, सवाल में समय पूछा जा रहा है। तो दूरी कितनी निकली, अभी निकाली 250 है ना, 250। चाल की अगर बात करें, ये चाल है, तो 60 × 5/18। एक काम करिए, ये साथियों 18 तो ऊपर चला जाएगा, इसके गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ ये गुणा में साथियों आ जाएगा। समझ गए, 5 से कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 50 आ जाएगा। 3 से कट करें, या 6 से 6 कम 6, 6 × 3 = 18 हो जाएगा। ये 0 से ये 0, 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ साथियों समय आपका कितना निकलेगा, 15 सेकंड का समय निकलेगा। और यही आपके सवाल का जवाब है। 15 सेकंड कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। और ये साथियों अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि एक हैंडीकैम रिकॉर्डर 44,000 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 10% के लाभ पर बेचा गया है। कहेंगे इसे अगर 42,000 रुपए में बेचा जाए तो क्या लाभ होगा। चलिए देखिए 10% के लाभ पर बेचा गया है, यानी कि 110% में बेचा गया है। कितने का बेचा गया, 110% में 44,000 रुपए का बेचा गया है। तो 42,000 रुपए में अगर इसको बेचा जाए तो कितने का लाभ होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है साथियों, आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक काम करना है, 110 है ना, और ये नीचे आ जाएगा 44,000 साथियों, ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, 44,000 ये जो होगा आपका, ये कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर गुणा हो जाएगी साथियों 42,000 की, है ना,
42,000 की। चलिए तो इसको कैलकुलेट करें, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 11 कम 11, 11 चौक 44 हो जाएगा, है ना। इसको अगर सातों कट करोगे कितना आ जाएगा, देखिए ये 10 आ गया, ये आपका 42 आ गया और ये आपका 4 आ गया। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 से कट करोगे 5 आ जाएगा, 21 पंजे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ, देखिए इसमें क्या एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है, यानी कि 5% का लाभ होगा। तो 5% कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन। दोस्तों ये क्लास आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।